नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सत्ता के वास्ते बीजेपी के रास्ते। कांग्रेस ने भी बीजेपी की तर्ज पर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस ने बड़ा बदलाव करते हुए जीतू पटवारी को पार्टी की कमान सौंपी है। पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने ओबीसी चेहरा डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। इतना ही नहीं, जिस तरह से बीजेपी ने आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण वर्ग को साधा, वैसा ही प्रयास कांग्रेस ने भी किया है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी हारे हुए को जिम्मेदारी देने पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की राह पर चलकर कांग्रेस लोकसभा में कोई कमाल कर पाएगी? लोकसभा चुनाव को 4 से 5 महीने बचे हैं। ऐसे में जीतू पटवारी पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे? सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस की कमान यूथ को मिलने के बाद बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पटवारी को पार्टी की कमान, क्या कम होगा कांग्रेस में घमासान? बीजेपी की राह पर कांग्रेस, जल्द शुरू होगी लोकसभा की रेस। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जिस बड़े बदलाव की उम्मीद कांग्रेस से की जा रही थी, कुछ वैसा ही देखने को मिला। कांग्रेस आला कमान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को साइडलाइन करते हुए पार्टी की कमान जीतू पटवारी को सौंप दी, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बनाया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है, क्योंकि ओबीसी, आदिवासी और ब्राह्मण चेहरे को कांग्रेस ने तवज्जो दी है। कुछ इन्हीं जातीय समीकरण को बीजेपी ने साधते हुए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और 2 डिप्टी सीएम भी। तो क्या कांग्रेस ने भी लोकसभा को देखते हुए बीजेपी की इक्वेशन को फॉलो किया है? खैर, कांग्रेस का इस पर तर्क अलग है। सोशल इंजीनियरिंग किसी भी पार्टी के लिए इस दौर की महती आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग भी आपने देखी, क्योंकि समय की मांग है। तो मध्य प्रदेश और कांग्रेस भी उससे अछूती क्यों होगी? शीर्ष नेतृत्व ने ओबीसी, ब्राह्मण और एसटी, इनको मिलाकर मध्य प्रदेश की नई ऊर्जावान टीम सौंपी है, तो निश्चित तौर पर उसका पार्टी को लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने जहां एक तरफ यूथ को आगे बढ़ाकर एक बड़ा संदेश तो दिया ही, साथ ही ये मैसेज भी दिया कि अब कमलनाथ और दिग्विजय मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि जीतू पटवारी कैसे पार्टी की गुटबाजी रोक पाएंगे। वहीं बीजेपी को कॉपी करने पर उसका क्या नजरिया है, वो जान लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जातियों को साधने के बजाय गरीब और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी मध्य प्रदेश अथवा देश की जनता उन पर विश्वास कर पाएगी। कांग्रेस ने हिंदू समाज को जिस प्रकार से जातियों में बांटने का षड्यंत्र रचा था, उसी को एक पुरजोर तरीके से जवाब देने का काम मध्य प्रदेश की न्यायप्रिय जनता ने किया और कांग्रेस पार्टी को धूल चटाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से अगर अभी भी सबक नहीं ले रही है, समाज को छिन्न भिन्न करना चाहती है, तो इस प्रकार की राजनीति का अब अंत हो चला है। इस प्रकार की राजनीति के लिए न मध्य प्रदेश में कोई स्थान है अथवा देश में। भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक राजनीति की, प्रत्येक सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया और उनके कल्याण के लिए गरीब को ही एक बड़ी जाति माना और उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सदैव समाज को टुकड़ों में बांट करके देखने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूथ को जिम्मेदारी देने के बाद पार्टी की राज्य इकाई में अब नई हवा का संचार होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर ज्यादा देख रहे हैं। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में भी मालवा निमाड़ रीजन महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसी रीजन से हैं। कांग्रेस की रणनीति सीएम मोहन के सामने उन्हीं के रीजन से एक बड़ा ओबीसी चेहरा खड़ा करने की है। खैर, अब 4 से 5 महीने में जीतू पटवारी पार्टी की सूरत कितनी बदल पाते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मिलन भार्गव, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हैं। देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। कांग्रेस का यह फैसला निश्चित तौर पर कांग्रेस के युवाओं में, कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बरगद के नीचे ये पौधे पनप पाएंगे?
पूर्ण स्वतंत्रता के साथ गुटबाजी खत्म करके काम कर पाएंगे? विजय जी देखिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी को एक युवा, अनुभवी और ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष मिला है। ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जीतू पटवारी जी लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, वो संघर्षशील नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। आपने ये विधानसभा चुनाव में भी देखा और आज भी आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने युवा पीढ़ी को जिस प्रकार से आगे किया है, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री उमंग सिंगार जी हो या उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हो, सारे के सारे युवा हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इन सब लोगों ने काम किया है और ये सारे के सारे लोग जनता के मुद्दों को लगातार समय समय पर सड़कों पर उठाते रहे और इसका फायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। संगठनात्मक तौर पर भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस आपको सड़कों पर और ज्यादा तेजी से मजबूत दिखाई देगी। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये तो पहले ही कमलनाथ पर सवाल उठाते रहे हैं, दिग्विजय सिंह पे सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में आप भले ही कह रहे हो कि गुटबाजी नजर नहीं आएगी, गुटबाजी थी भी नहीं। उमंग सिंगार ने सबसे बड़ा माफिया कहा दिग्विजय सिंह को, जीतू पटवारी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री फेस नहीं है, हमारे पार्टी का आला कमान तय करेगा। तो ये तो पहले ही दोनों बड़े नेताओं को चुनौती देते रहे हैं। तो ऐसे में इनकी छत्र छाया में या ऐसी इनकी छत्र छाया रहेगी कि पनप जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में विधायक दल मुख्यमंत्री का चयन करता है, तो अगर उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के लिए ऊपर से एक पर्ची नहीं आ जाती लिखकर और उसको मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित कर दिया जाता है। हमारे यहाँ रायशुमारी की जाती है, आंतरिक लोकतंत्र है। उमंग सिंगार जी ने पूर्व में जो अपने विचार रखे थे उसको लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया और वरिष्ठ नेतृत्व से माफी मांगी। तो ये रायशुमारी के आधार पर निर्णय हुआ है दोनों का? देखिए, दोनों बड़े नेता हमारे अनुभवी हैं, हमारे इस प्रदेश के बड़े नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में, उनके अनुभव में और इन युवाओं के नहीं, आपने कहा ना कि रायशुमारी से आंतरिक लोकतंत्र है, तो विधायक दल ने इनका नाम तय किया, हेमंत कटारे का या उमंग सिंगार का। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने सारे विधायकों के साथ बात करने के बाद उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित किया। तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। पहले हम विधायकों से चर्चा करते हैं और फिर प्रदेश के हित में क्या बेहतर है इसका निर्णय। लेकिन बात तो वही हुई ना, एक तरफ पर्ची आ गई, एक तरफ कहा कि हाईकमान को नियुक्त कर दिया। सुनिए तो ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तरह गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। इतने दिन हो गए अभी तक मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले से ही 8 वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने घर बिठाने का काम कर दिया है। जिन वरिष्ठ नेताओं के दम पर प्रदेश में एक हवा बनाने का, वातावरण बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, शिवराज जी की स्कीमों के नाम पर सरकार बनाने का दावा किया था, आज वो शिवराज सिंह चौहान आप देखेंगे लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय गुटबाजी में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं मिलन जी से। मिलन जी, गुटबाजी आपके हैं, उनके यहाँ गुटबाजी नहीं है और यहाँ चिट्ठी से निर्णय होता है, वहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र है। रायशुमारी के बाद ये नाम तय हुए और इसके बाद घोषणा की गई। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश भाई, बड़ा ही स्पष्ट है, जिस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं ये विश्व का सबसे लोकतांत्रिक बड़ा देश है जिसकी सत्ता की चर्चा विश्व में होती है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कमलनाथ जी के नेतृत्व को जनता ने नकारने का काम किया, इसके जैसे ही परिणाम आए। आप देखिए, सोनिया जी और राहुल जी ने भी कमलनाथ जी को नकार के मध्य प्रदेश से भगाने का षड्यंत्र रचा। इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को पीसीसी चीफ बना दिया जो कहता था पार्टी जाए तेल लेने, इतनी ओजस्वी तेजस्वी वाड़ी, ऐसे नेता की जो अपनी पार्टी को कहे कि तेल लेने जाए और मैं अपना इतिश्री करूं, बस इस परिणाम के साथ चुनाव लड़ा हो। और जो महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के तीनों लोग भाव रखते हैं, सबके सामने विदित है। कोई महिला बलात्कार में अव्वल है, कोई महिला छेड़छाड़ में है, कोई महिलाओं का अपमान करने में अव्वल है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्पष्ट नीति कर दी, जो महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार और अपराध करेगा उसको हम नेतृत्व देंगे। ये प्रियंका जी की सोच और सोनिया जी की सोच और राहुल गांधी की सोच स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ब्रजेश भाई,
जिस प्रकार से चुनाव के पहले कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता देखने को मिली कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फड़वाने का प्रयास किया और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से कुर्ता फाड़ मचाया और पीसीसी में जिस प्रकार से कमलनाथ जी को भगाने का काम किया। आप देखिए कल ही कमलनाथ जी हटते और पीसीसी में नेम प्लेट उठा दी जाती है, तोड़फोड़ मच गई पीसीसी में, उनके सलाहकारों को किस प्रकार से खदेड़ा गया, ये भी मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की मीडिया देख रही है। तो ये तो अब शुरू हुआ है, अब खेल देखिए जिस प्रकार से चयन हुआ है, ये सड़कों पर ही दिखाई देगा। ये घमासान, ये गुटबाजी, अभी तो पीसीसी में ही लठबाजी चल रही थी, अब तलवारबाजी, छुरीबाजी आप सड़कों पर देखेंगे कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि राम निवास रावत जैसे लोगों ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी का चयन किया है, इनके नेताओं ने इस्तीफे की झड़ी लगा दी और ये तो अभी फुलझड़ी है, अभी चिंगारी है। रहिए धर्मेंद्र भाई, आप पीयूष गोयल जी की चिंता करिए थोड़ी, मुझे लगता है, और अपनी बारी में आप अपनी बात रखिएगा, मैं अपनी बारी में रख रहा हूँ। थोड़ा गैर पूर्वक सुनिए, लेकिन आपके नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में लगाई है एक बार अपनी कब्र खोद कर कील ठोकने का काम करेंगे, क्योंकि आपका फैन बताता है। अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी क्या, ठीक है मिलन जी, जवाब ले लेते हैं। आपने गंभीर आरोप लगाया, ठीक है धर्मेंद्र जी, छोटा सा जवाब। उन्होंने कहा है कि दागी चेहरों को, महिलाओं को जो अपमानित करते हैं, उन्होंने उमंग सिंगार का जिक्र किया, हेमंत कटारे का जिक्र किया, और जो व्यक्ति कहता है कि पार्टी जाए तेल लेने, उसको पार्टी की कमान सौंप दी। तो ये तो स्वार्थी लोग हैं एक तरह से, उनका कहना है। ब्रजेश भाई, इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जूते भी मारे, ये भी देखा है। कांग्रेस के ठीक है, तो आप क्या कांग्रेस के ठीक है मिलन जी, जवाब आ जाने दे। ब्रजेश जी ये बताएं क्या मोहन यादव जो कल तक भू माफिया थे उज्जैन में, जिनके ऊपर कई सारी जमीनों के आरोप है रखने के, और आज वो आपके मुख्यमंत्री बने बैठे। हमने तो अपनी बात तो रखिए, बताइए कांग्रेस कार्यकर्ता का दर्द ही रख दिए धर्मेंद्र भाई, कांग्रेस कार्यकर्ता को जूते पड़े थे उसका ही दर्द रख दीजिए। आप इतनी कार्यकर्ता मत कहिए कि आप जीतू पटवारी जी की तरफदारी कर रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता भी चाहता है, ये तो आरोप है ना। रखिए अभी तक आप कमलनाथ जी की बात रखते थे, अब जीतू पटवारी पाला बदल लीजिए, किस गुण से आते हैं आप, ये तो ठीक है, लौटूंगा आप दोनों के पास। रमेश जी को दिखाइए, ठीक है रमेश जी को दिखाइए, ठीक है धर्मेंद्र जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, दूसरे दौर में आ रहा हूं आपके पास। धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। रमेश जी, जिस तरह से कांग्रेस ने निर्णय लिया है, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे के मिश्रा को आपने सुना, बीजेपी की राह पर चलकर क्या कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? और इस निर्णय का जो मैंने धर्मेंद्र जी से सवाल किया था कि दो बरगद हैं मध्य प्रदेश की सियासत में, उनकी छत्र छाया में ये पनप पाएंगे पौधे तीनों, या वो पनपने देंगे? देखिए, मोटे तौर में चूंकि इन तीनों के पीछे, इनकी नियुक्ति में पर्दे के पीछे उन दोनों का ही हाथ है। जब उमंग सिंगार का नाम कमलनाथ जी ने बढ़ाया था तो उन्होंने मरकाम जी का नाम बढ़ा दिया था, तो ये एक लंबी रस्साकसी चली, और उसको संतुलन करने के लिए ही ये फिर जो तीन अलग अलग कॉर्नर से लोग लिए गए, उसको संतुलन बनाने की दृष्टि से लिए गए। तो मुझे जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा समस्या वरिष्ठ स्तर पर तो नहीं होगी, कमलनाथ जी के स्तर पर भी नहीं होगी और दिग्विजय सिंह जी के स्तर पर भी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी कि जिस तरीके से उमंग सिंगार पर आरोप लगे, उनकी पत्नियों के, या हेमंत कटारे पर जो आरोप लगे, भाजपा इस बात को निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ाएगी और इस आधार पर उन पर हमला करेगी। अब दूसरा इस बात को कि इन तीनों से पार्टी को कितना लाभ और कितना हानि होगी। ब्रजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस अगर कोई गलती नहीं करेगी तो अगला लोकसभा चुनाव बहुत तगड़े से होगा। उसका कारण यह है कि इतने प्रचार के बावजूद भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत मुश्किल से 0.5% ही कम हुआ है। यदि हम कांग्रेस के विद्रोहियों को मिला वोट को जोड़ लें तो वो मुश्किल से 0.25% कम होता है 2018 की तुलना में। इसका अर्थ है कि कांग्रेस का जो बेस है, इतनी 163 सीट जीत करके वो 47.5, 48, 48.5% वोट लेकर के भी भाजपा ने कांग्रेस का जो आधार है उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। और अगर इंडी अलायंस बन गया, भाजपा को जो वोट मिला है वो अदर्स का वोट इकट्ठा होकर के मिला है, तो मोटे तौर पर अगर इंडी अलायंस बन गया है तो वो वोट लौट भी सकता है। ऐसी स्थिति में अगला लोकसभा चुनाव के बारे में आज ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगली स्थिति दो चीजों पर निर्भर करेगी। मोहन यादव जी के काम पर निर्भर करेगा
और दूसरा इंडिया अलायंस पर निर्भर करेगा लोकसभा चुनाव परिणाम। क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा सा 2-3 निर्णय मोहन यादव जी के ठीक है, लेकिन 2-3 निर्णय में थोड़ा सा वो एक कदम जो पीछे कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, और वित्त विभाग उनको कितनी सहायता करता है नहीं करता है, जो अखबारों में रोज खबरें आ रही हैं। अगर भाजपा ने इस पर कंट्रोल कर लिया तो लोकसभा चुनाव उनको आसान होगा, वरना लोकसभा चुनाव में उनको कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। अगर लेकिन शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में हमने 2019 में भी देखा कि परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं। वहाँ मोदी के नाम पर, केंद्र की योजनाओं के नाम पर वोट होते हैं, मध्य प्रदेश की भूमिका कम रहती है। तो आपको लगता है कि ये तीनों जो युवाओं को कमान सौंपी है, ये कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? समय भी कम है। देखिए, निश्चित रूप से इनसे कोई बहुत बड़ा कमाल हो पाएगा इसकी संभावना कम है। केंद्र की योजनाओं का लगभग पूरा उपयोग विधानसभा चुनाव में कर लिया है। मोदी की गारंटी रही, उसमें लगभग पूरा का पूरा हो गया। तो मुझे अब नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 28 की 28 भाजपा बरकरार रखेगी, कम करेगी या 29वीं भी छीन लेगी, लेकिन वोट में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। जो 48.5% उनको मिला है, अगर बढ़ा भी तो आधा 1% से ज्यादा नहीं होगा। 50 क्रॉस करना थोड़ा सा कठिनाई का काम होगा, लेकिन फिर भी ये निर्भर करेगा ब्रजेश जी, इस सरकार के काम पर बहुत निर्भर करेगा कि सरकार कैसे काम कर रही। जैसे 2 निर्णय इनके ठीक हुए, लेकिन 2 निर्णयों में जिस तरीके से वो लाडली बहना को लेकर के बयान अखबार में आया, फिर सरकार का स्पष्टीकरण आया, आज अखबार में छपा है कि तीर्थ दर्शन यात्रा पर भी वित्त विभाग ने कुछ, तो ये जो इस तरह की खबरें अगर आती रहेंगी तो मैं समझता हूँ इससे भाजपा को दिक्कत होगी। जी, तो भाजपा को दिक्कत होगी मिलन जी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा आसमान है। एक ही सीट थी उनकी, तो लोकसभा में चुनौती देंगे क्योंकि उनका वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। आप उसको कम नहीं कर पाए, हालांकि आपने अपना बढ़ा लिया। देखिए ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है जनता का जनमत। देखिए, जिस विश्वास, जिस अभिमत के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से जिस कल्पना के साथ, जिस विकास के एजेंडे के साथ, जिस संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र को जिस प्रकार से पूरा करने की तरफ सरकार आगे बढ़ी है। पहला संकल्प भी पूरा किया, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 की राशि बढ़ाकर देने का काम किया। आप क्रमशः देखेंगे, हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करते हुए ये कार्यकाल को पूरा भी करेंगे। और मध्य प्रदेश की जो विकास की गति है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो डबल स्पीड से बढ़ रही है विकास के एजेंडे, देखिए जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को चाहिए उसका विकास, उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार। ये षड्यंत्र और प्रपंच रचते ना, ये कभी कोई जाति वर्ग का भेद करने लगे, कभी षड्यंत्र ले आए। 50% का ये पर्चा लाए थे, कहाँ है 50% का पर्चा? इनसे पूछिए तो कहाँ, ना व्यक्ति है ना कुछ पता है। फिर कई बार फोटो ले आए, कई बार कुछ षड्यंत्र ले आए। दिग्विजय सिंह जी ने खूब क्लास ली इनकी, लेकिन उस कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता में लेकिन उनके वोट बैंक में आप सेंध नहीं लगा पाए। बदल गए। लेकिन और तो एक छोटा सा कमेंट रमेश जी का ले लेता हूँ, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा। ठीक है मिलन जी, रमेश जी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, यदि आपने लोकसभा का जिक्र किया है, मेरा निवेदन है ब्रजेश भाई, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कमलनाथ जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं, आपके सीनियर हैं। आप उन पर षड्यंत्र का आरोप लगाओगे वो आप पर लगा देंगे। उनके लोगों के साथ मारपीट करने के बाद होगा। मतलब मेरा निवेदन है कि कम से कम सम्मान की बधाई करिए आप। इस तरह के बहुत बधाई जीतू पटवारी जी का जन्म है मिलजुल करने का, तो मेरे साथ करके सड़कों पर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता तलवारबाजी, छुरीबाजी, डंडे, धर्मेंद्र जी, मिलन जी, प्लीज एक एक करके चलिए, मैं लौट रहा हूँ। धर्मेंद्र जी लौट रहा हूँ आपके पास, मिलन जी लौट रहा हूँ, मिलन जी, धर्मेंद्र जी लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास, प्लीज कमलनाथ जी दोनों के पास लौट रहा हूँ। रमेश जी, लेकिन एक और मुद्दा है, क्या इन नियुक्ति के बाद परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो जाएगा, जो कि बीजेपी लगातार जोर शोर से उठा रही है? क्योंकि उमंग सिंगार हो या हेमंत कटारे हो, आए तो परिवारवाद से ही है ना। देखिए, परिवारवाद का मुद्दा तो चलेगा, वो फिर भाजपा परिवारवाद का आरोप निचले स्तर पर नहीं लगाती। परिवारवाद का भाजपा का आरोप जो है वो दिल्ली के स्तर पर है। तो कुल मिलाकर के वो देखिए, 2 आरोप कभी राजनीति में ब्रजेश जी खत्म नहीं होंगे। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा आरोप कितना सच्चा है और कितना झूठा है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगेगा और भाजपा पर सांप्रदायिकता का आरोप लगेगा। भले ही वो सांप्रदायिकता का काम ना करे, सबके विकास, सबके साथ, सबके विश्वास की बात करें, मगर कुछ चीजें उनके साथ टैग हो गई हैं और कुछ चीजें इनके साथ टैग हो गई हैं, तो ये परिवारवाद का आरोप तो चलता चलेगा। जी, तो धर्मेंद्र जी, परिवारवाद का आरोप से मुक्त नहीं हुआ, टैग लगा है, वो तो चलता रहेगा, इन दोनों नियुक्तियों में भी दिख रहा है।
ब्रजेश जी आप बताइए, जीतू पटवारी जी का कौन सा पारिवारिक बैकग्राउंड है? मैंने उनका जिक्र ही नहीं किया। अध्ययन करिए, पढ़िए, सारे के सारे बैकग्राउंड पारिवारिक ही मेरे भाई। 34 साल के विधायक हैं, मिलन नहीं बोलने दीजिए, 34 साल के विधायक हैं, उनके पीछे कौन सा परिवार का बैकग्राउंड है? और हेमंत कटारे जी के स्वर्गीय पिताजी जो कांग्रेस पार्टी की निरंतर सेवा करते रहे, वो आज हमारे बीच नहीं है। क्या उन्होंने अपने बेटे को अपने रहते हुए आगे बढ़ाया? क्या कैसा परिवारवाद कांग्रेस में आपको क्या परिवारवाद दिखाई दे रहा है? आप परिवारवाद अगर देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए ना, आपको चारों तरफ परिवारवाद दिखाई दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक समय परिवारवाद से भी आगे जाकर हम दो हमारे दो की गिरफ्त में, अब इनका कोई भी नहीं चलता, कोई नेता की राय शुमारी नहीं मानी जाती, केवल हम दो और हमारे दो जो तय कर देते हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। शिवराज सिंह चौहान जैसा वरिष्ठ नेता, वो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई सारे बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया भारतीय जनता पार्टी। अभी भेज दिया, अभी तो मंत्रिमंडल बनना है, उनकी नियुक्ति भी होना है, तो क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी उसमें भेज दिया मार्गदर्शक मंडल में? आप सारे के सारे जो इनके बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में दम भरी, कैलाश जी तो कई मंचों पर बोलते थे, अरे मैं कोई विधायक बनने थोड़ी आया हूँ, मुख्यमंत्री बनूंगा। गोपाल भार्गव जी बोले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। सारे के सारे नेता आप देखेंगे मुख्यमंत्री की रेस में थे। आज सबको एक झटके में मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर जूतम पेन तो पीसीसी में दिखाई दे रही है, आपके नेताओं में दिखाई दे रही है, सिर्फ डबल आपका हो रहा है, मारपीट आपके यहाँ हो रही है। मतलब जीतू पटवारी जी के आने से न्यूसेंस बढ़ गया आपके दल में, और अब कुर्ता फाड़ से लठबाजी होगी, चाकूबाजी होगी, तलवारबाजी होगी। पर जवाब दीजिए, हमारा नेतृत्व तो एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। सामूहिकता का ताकत से हमने चुनाव लड़ा है, जनता का आशीर्वाद पाया, लेकिन आप तो इतना बौखला रहे थे। अपना चिंतन मनन तो करिए, समीक्षा तो करिए, लेकिन धर्मेंद्र जी को सातवां दिल्ली छोड़कर आइए, आप इस तरह से करेंगे कमलनाथ जी के साथ, ये तो कहीं। लेकिन धर्मेंद्र जी आप भी तो उन्हीं की नकल कर रहे हैं ना, जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की बात की, के मिश्रा ने खुद कहा है कि जमाना है, दौर है अभी सोशल इंजीनियरिंग का, तो बीजेपी ने करा है तो हमने भी किया है। सोशल इंजीनियरिंग को आप इनकी नकल से क्यों जोड़ देते हैं? अगर कांग्रेस कुछ करती है तो वो नकल भी चाहिए ब्रजेश भाई, जो है नहीं, तो उसको आप नकल नहीं बोलते। दूसरी एक बात और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगी, जब रमेश जी बात कर रहे थे, रमेश जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इंडिया अलायंस का नाम भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता जो लेते हैं वो नाम ले रहे थे, बार इंडिया अलायंस बोल रहे थे। अरे इंडिया अलायंस का नाम तो अच्छे से लीजिए रमेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो कम से कम भाजपा के नेताओं की तरह अलायंस का नाम अच्छे से मतलब बिगाड़िए, अच्छे से पत्रकारों का भी सम्मान में ठेस पहुंचाएंगे आप। तो उसमें कौन सा नाम गलत बोल दिया? घमंडी का गठबंधन थोड़ी नहीं बोला। ठीक है, रमेश जी पर आरोप ने लगाया है तो थोड़ा सा जवाब ले लो 30 सेकंड में। रमेश जी वो कह रहे हैं कि आप नाम सही से नहीं ले रहे हो। घमंडिया है कि नहीं है बताइए? घमंडिया तो कहा नहीं उन्होंने। ठीक है, कुल मिलाकर के सारे मीडिया में वो इंडिया अलायंस ही छपता है। हाँ। सारे चैनलों पर इंडिया अलायंस आता है, पूरे नेशनल मीडिया पर इंडिया अलायंस ही छपता है। इंडिया अलायंस मैंने तो नहीं पढ़ा। बिल्कुल, लेकिन ये लोग भारतीय लोग क्या करें, भारतीय मीडिया पर विश्वास रहा नहीं मेरा। ये पहले संस्कृति के लोग, माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस ने फैसला तो लिया है, लेकिन ये इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं? क्या तीनों युवा नेता अपनी धाक जमा पाएंगे? क्या गुटबाजी को खत्म करके स्वतंत्रता पूर्वक मध्य प्रदेश में काम करके कांग्रेस को आगे बढ़ा पाएंगे? इसके बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगा। इंतजार करना होगा क्या कांग्रेस में जोश आएगा और 2024 की जो लड़ाई है, लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है, इन तीनों के नेतृत्व में दमदारी से देखने को मिलेगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।